हम आपके साथ हैं फिर से FST 12 के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बेटा, तो FST 12 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा मेरे को क्या कह रहा है, ये स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि दो इक्वेशंस गिवन है, एक है a sin ओमेगा t प्लस kx और एक है a sin ओमेगा t माइनस kx। तो बेटा अगर a sin ओमेगा t प्लस kx मेरे को क्या बता रही है, नेगेटिव x डायरेक्शन में चलने वाली वेव है, और a sin ओमेगा t माइनस kx पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाली वेव है। तो बेटा मेरे को क्या समझ में आया, ये दो वेव का सुपरपोजिशन है, पहली वेव की इक्वेशन और ये दूसरी वेव। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और एक ओमेगा टी प्लस के एक्स टाइप की है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो बेटा क्या फॉर्मेशन होता है, स्टैंडिंग वेव का, है ना। तो बेटा ये क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव। अब मेरे से पूछा गया एम्पलीट्यूड, अगर बेटा ए और ए मिलेंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या आएगा बेटा, एंटीनोड का 2a। क्या आएगा बेटा 2a, तो यहां क्या हो जाएगा 10 10 20। क्या हो जाएगा बेटा 10 10 20। और बेटा लूप की लेंथ, लूप की लेंथ क्या होती है बेटा, एक लूप की लेंथ क्या होती है, लैम्डा बाय 2। क्या होती है बेटा, एक लूप की लेंथ लैम्डा बाय 2। तो लेंथ ऑफ लूप जो होती है बेटा वो होती है लैम्डा बाय 2। अगर एक लूप बनता है तो इसकी लेंथ बेटा क्या होती है, लैम्डा बाय 2, है ना, क्योंकि ये लैम्डा तो इसके बाद एक और इतना ही पोर्शन चाहिए होगा, है ना। तो बेटा एक लूप की लेंथ होती है लैम्डा बाय 2। ठीक है, और लैम्डा कैसे निकालेंगे बेटा, या तो आप बेटा पूरी इक्वेशन स्टैंडिंग वेव की डेवलप करें, लेकिन जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है बेटा मेरे को पूरी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन डेवलप करने की, क्योंकि बेटा लैम्डा तो मैं डायरेक्टली ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन से ही देख सकता हूं। होता क्या है बेटा, x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2 पाई f। क्या होता है बेटा, x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2 पाई f। यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप जो x का पड़ोसी है वो 2 पाई इंटू 0.02 है। तो बेटा अगर x का पड़ोसी जो है वो 2 पाई इंटू 0.02 है, तो इसको आप 2 पाई बाय लैम्डा लिख के बहुत इजीली आप लैम्डा निकाल लेंगे। बहुत इजीली आप लोग लैम्डा निकाल लेंगे। शायद रेड मार्कर बहुत अच्छा विजिबल ना हो, मैं अगली बार ब्लैक यूज कर दूंगा। तो बेटा x का पड़ोसी क्या है, 2 पाई इंटू 0.02, और x का पड़ोसी क्या होता है बेटा, 2 पाई बाय लैम्डा। क्या होता है बेटा, 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई को काटेंगे, लैम्डा क्या आ जाएगा बेटा, 1 यहां से आ जाएगा 1 अपॉन 0.02, 100 बाय 2 दैट इज 50, दैट इज 50। तो लैम्डा 50 आएगा। पर लूप की लेंथ बेटा क्या होती है, लैम्डा होती है, लैम्डा बाय 2 होती है। लूप की लेंथ होती है लैम्डा बाय 2, लूप की लेंथ क्या होती है बेटा, लैम्डा बाय 2। सो आंसर विल बी 25। तो लेंथ ऑफ लूप इज 25 यूनिट्स एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीनोड विल बी 2a। कैसे, क्योंकि इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, मिलके क्या बन जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। बेटा फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बेटा कब होगी, बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है पैराबोला, या ऊपर को खुलेगा या नीचे को। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो किधर को खुलता है, ऊपर को, और नेगेटिव है तो किधर को खुलता है, नीचे को। तो पॉजिटिव है कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, बेटा मेरे को क्या बताएगा, पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स। अब बेटा पैराबोला ऊपर को खुलने वाला है, ये तो आपको पता लग गया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या देगी, इनफाइनाइट। मैक्सिमम वैल्यू विल बी इनफाइनाइट। और बेटा अब मिनिमम कब कहां पे होगी, बेटा मिनिमम तो वहीं होती है जहां पे dy बाय dx 0 होता है। मिनिमम तो बेटा वहीं पे होती है जहां पे dy बाय dx 0 होता है। तो बेटा मिनिमम के लिए dy बाय dx शुड बी 0। dy बाय dx नेगेटिव डिक्रीज कर रहा है, dy बाय dx आप देख सकते हैं ध्यान से, dy तो आपको 0 ही दिखाई दे रहा है, y1 y2 बराबर है, dy इज 0, सो dy बाय dx इज 0, है ना। तो बेटा ये आ गया। तो dy बाय dx कैसे कैलकुलेट करेंगे, y है 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x, dy बाय dx 50x माइनस 10 इक्वल टू 0 किया, x आया 1/5। x बेटा बड़ा सिंपल है, इसको 10 को इधर ले जाएंगे, x 1/5, 1/5 पे we'll calculate the value of y, we'll calculate the value of y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन में कह रहा है 10 ग्राम की बुलेट आती है, 10 किलोग्राम के पत्थर में घुस जाती है। 10 ग्राम की बुलेट आती है, 10 किलोग्राम के पत्थर में घुस जाती है, और पहले जो ब्लॉक है वो रुका हुआ है, कितनी वेलोसिटी से चल पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर 10 इंटू 500 जो पहले मोमेंटम है बेटा, ए ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने ए पे लगाया, टोटल फोर्स 0, मोमेंटम कंजर्व। तो 10 इंटू 500, मास को ग्राम में ले रहा हूं, चलेगा ना यार। इसका क्या हो जाएगा 10,000। बाद में सिस्टम तो बन गया 10,010, मतलब जो पूरा सिस्टम का मास है वो 10,010 बी से जा रहा है।
पर बेटा मैं 10,000 में 10 जोड़ूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नाखून काट लिए, वजन कितना है बेटा वही का वही है ना बेटा। तो ये शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि 10 × 500 बराबर 10,000 × V। ठीक है, यहां से 3 जीरो काट देंगे और V आ जाएगा 0.5। V कितना आ जाएगा? 0.5। अगर आपका मन हो 10,000 10 से डिवाइड करना और 0.499 बोलना है आप करिए, लेकिन झंड हो जाएगी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन तो बेटा 0.5 है। तो बेटा इतना अप्रोक्सीमेशन आपका दिमाग काम करना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, एक सरफेस, अर्थ के सरफेस से r हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। अर्थ के सरफेस से r हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को लेके जाना है तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना है। पोटेंशियल एनर्जी होती है -gm1m2/r। क्या होती है बेटा? -gm1m2/r। तो बेटा अगर वो r हाइट पे पहुंच गया तो सेंटर से डिस्टेंस हो गया 2r, -gm1m2/2r -gmm/r। इनिशियल क्या थी? जब यहां पे था तो सेंटर से डिस्टेंस था r। अब बेटा इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, है ना। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? 1 - ½ gmm/2r। गुस्से में आके r से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, gm/r² को स्मॉल g बोलेंगे, mgr/2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें पूछा है ये कौन सा लॉजिक गेट है, ठीक है, और है एंड है। इसके लिए कॉन्सेप्ट बता देता हूं पहले। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नॉर में दोनों इनपुट सेम हो तो ये नॉट होता है, नैंड में दोनों इनपुट सेम हो तो भी नॉट होता है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर और है तो a + a आता है, आउटपुट क्या आता है बेटा? a + a। अच्छा 0 + 0 क्या होता है? 0। और 1 + 1 क्या बनता है बेटा बूलियन में? 1। तो a + a क्या बनेगा? a। अब है उसका नॉट, और का नॉट, तो a + a का बार क्या बन जाएगा? a बार, दैट इज नॉट। और अगर a × a की बात करूंगा तो वो क्या होता है बेटा? a। क्यों? क्योंकि बेटा a × a क्या बनेगा? सोच के देखो बेटा, 0 0 0 1 1 प्रोडक्ट फिर से 1। तो इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि अगर एंड है तो a आउटपुट क्या आता है? a b। तो यहां पे दोनों इनपुट सेम है a, तो क्या आएगा? a a। क्या आएगा बेटा? a a, है ना। तो a a का बार तो क्या बन जाएगा? a बार। क्या बन जाएगा? a बार नॉट। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप ध्यान से देखिए। ये वाले में क्या है बेटा? ये क्या है? और के आगे बना है नॉट। नॉट ये क्या बन गया? नॉर गेट। और ये क्या है? ये क्या है? फिर नॉर गेट है ना। लेकिन इनपुट सेम है तो ये क्या है? ये भी नॉट है। तो नॉट के आगे नॉट कैंसिल, खाली और बच गया। खाली क्या बच गया बेटा? और। कैसे पता लगा? ये नॉट है और ये भी नॉट है, खाली और बच गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट टू और गेट। करेक्ट आंसर विल बी 1। 6th क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात ही ये बताई जाती है बेटा, जैसे आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना बेटा, वहां पर आप कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो k = a e⁻⁻ से आप लोग लिख लेते हैं। लेकिन बेटा जो फिजिक्स में जब आप लोग पढ़ते हैं तो फिजिक्स में पहली बात ही आपको ये समझाई जाती है कि जो यहां पर बेटा रेडियो एक्टिविटी में आता है, ये लैम्डा जो है टेम्परेचर प्रेशर के साथ वेरी नहीं करता है। वहां पर तो आप बोलते हैं k = a e⁻⁻ क्योंकि ज्यादा जोर से अगर टेम्परेचर ज्यादा जोर से कोलिजन होगा तो रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी विल बी मोर, है ना। तो पर बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं यहां पर बेटा क्या चीज है कि अगर जो डिसइंटीग्रेशन रेट है उसका टेम्परेचर प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। कंपाउंड में भी होगा तो भी उतनी ही तेज होगा। तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर मैं यहां पर डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज। ओके, यहां पर बेटा देखो, यहां पर क्या है? 3 मास है, ठीक है। दोनों ये तीनों के तीनों जो ब्लॉक्स हैं तीनों का मास बराबर है। ये बना दिया मैंने आपके सामने फिगर। तीनों का मास जो है बेटा वो क्या है बेटा? बराबर है। अब बेटा मेरे से पूछा गया है इस धागे में टेंशन कैसे बताएंगे? ये 2m मास हो गया तो 2mg, है ना, और इधर को mg, तो 2mg - mg = 3m। शायद ये बात समझ में आती है हमको। तो बेटा 2mg - mg = 3m × a आ गया g/3। अब खाली इस पे सेकंड लॉ लगाइए। mg नीचे है, t ऊपर है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? mg - t। छोटे ब्लॉक को देखिए, mg नीचे को है, t ऊपर को है, तो क्या हो जाएगा? mg - t। और पूरे सिस्टम पे लगाएंगे तो 2mg - mg = 3ma, a विल बी g/3। a आ गया तो उससे फिर इसमें एक्सेलरेशन पुट करिए, mg - t = mg/3, t आ जाएगा 2/3mg। t क्या आ जाएगा बच्चों? 2/3mg। इसमें बेटा पूछा गया है कि कोलाइड करने की कंडीशन क्या होगी। बेटा सेम ग्राउंड से फेंके हैं, जब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होगा
है ना, तभी तो बेटा हमेशा y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, पास आते जाएंगे, एक टाइम बाद टकरा जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी सेम, 20 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 10, 20 sin थीटा इक्वल टू 10 sin थीटा हाफ, sin थीटा हाफ। अगला क्वेश्चन बेटा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर बेटा मेरे को कहा है गैस को सडनली कंप्रेस किया, सडनली से दिमाग में तुरंत वर्ड क्लिक करना चाहिए, अगर अचानक से किया तो एडियाबैटिक, अचानक से किया तो एडियाबैटिक। ठीक है बेटा, तो बेटा अगर अचानक से किया तो एडियाबैटिक, वॉल्यूम को किया है हमने 1/8, क्या किया बेटा 1/8। तो बेटा अगर पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, गामा क्वेश्चन में गिवन है 5/3 मोनोएटॉमिक गैस है, तो बेटा पीवी की पावर गामा कांस्टेंट पहले जो भी वॉल्यूम थी बाद में हो गई उसकी 1/8, तो V1/8 अगर हो गई तो V1 कट जाएगा, तो 8 की पावर गामा टाइम्स हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर क्या हो जाएगा 8 की पावर गामा। आप ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, कहने के दो तरीके, आप ये भी कह सकते थे पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा, वॉल्यूम हो जाएगी V/8, तो यहां पर 8 की पावर गामा नीचे आ गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा 8 की पावर गामा टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि नीचे अगर 8 की पावर गामा रहा है तो ऊपर आएगा 8 की पावर गामा, तभी कांस्टेंट बनेगा। दैट इज प्रेशर विल बिकम 8 की पावर गामा टाइम्स, दैट इज प्रेशर विल बिकम 8 की पावर गामा टाइम्स, एंड 8 की पावर गामा 8 क्या हो गया 2 क्यूब, और गामा क्या बेटा 5/3, 3 विल कैंसिल, 2 की पावर 5 टाइम्स 32 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा 32 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 बार आया आपके पेपर में, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफर करी है बस, लेकिन क्वेश्चन सेम, इनफैक्ट कैलकुलेशन भी सेम। अगला बेटा एक बॉडी है 32 किलोग्राम की, है ना, हमने उसको लटका दिया है एक लिफ्ट में एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ इस तरीके से, और बेटा उसकी रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आ रही है 32 किलोग्राम की बॉडी है, लेकिन एक बार रीडिंग आ रही है 36 और एक बार आ रही है 30। बेटा मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं, अगर एक्सेलरेशन नीचे होता है तो जी इफेक्टिव क्या होता है बेटा G माइनस ए, तो जी इफेक्टिव क्या होता है G माइनस ए, टेंशन क्या आएगी mg माइनस ए, टेंशन क्या आएगी बच्चों mg माइनस ए, और अगर ए ऊपर को आता है तो बेटा तो टेंशन क्या आती है mg प्लस ए, तो टेंशन क्या आती है बेटा mg प्लस ए। इसका मतलब ये हुआ जब टेंशन मास से ज्यादा आ रही है ना, 36 आ रही है तो एक्सेलरेशन ऊपर को होगा, और जब टेंशन मास से कम आ रही है, एक्चुअल मास से कम रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे होगा। बस यही पूछा है मेरे से, लेकिन वहां पर ऐसे नहीं कहा एक्सेलरेशन ऊपर नीचे, उन्होंने कह रखा है लिफ्ट नीचे जा रही है, तो बताओ वेलोसिटी लिफ्ट की कम हो रही होगी बढ़ रही होगी? बेटा जब ज्यादा मेजर करेगी तो एक्सेलरेशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, वेलोसिटी नीचे एक्सेलरेशन ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा स्लो डाउन, लिफ्ट विल स्लो डाउन, तो इस कंडीशन में स्लो डाउन। अब बेटा mg माइनस ए टेंशन कब आती है, g माइनस ए कब आता है, जब एक्सेलरेशन नीचे को होता है, जब एक्सेलरेशन नीचे को होता है। बेटा जब एक्सेलरेशन नीचे को होगा, है ना, तो बेटा g इफेक्टिव क्या हो जाएगा लिफ्ट की रिस्पेक्ट में, या कह लो सूडो फोर्स लगा देंगे ma ऊपर को, तो बेटा क्या आ जाएगा g माइनस ए। बच्चों क्या आ जाएगा g माइनस ए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं g माइनस ए हो जाएगा g इफेक्टिव कब, जब एक्सेलरेशन नीचे है बच्चों, जब एक्सेलरेशन नीचे है तो हो जाएगा g माइनस ए, है ना। तो अगर टेंशन जब रीडिंग जो आ रही है, जो एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए थी उससे कम आ रही है, तो अगर एक्चुअल रीडिंग से कम आएगी बच्चों तुरंत समझ जाएंगे एक्चुअल रीडिंग से कम, एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, लिफ्ट विल बी स्पीडिंग अप। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए वीडियो को 1-2 बार सुने, आप पक्का समझ पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकेनिक्स के बहुत ही कम चीजें हैं जिसपे ना मतलब आप कह सकते हैं ज्यादा बार पूछी जाएगी, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज ज्यादा बार पूछी जाती है। बेटा कह रहे हैं कितनी वेलोसिटी से व्हीकल को चलाएं, कितनी वेलोसिटी से व्हीकल को चलाएं जो रोड 30 डिग्री पे बैंक्ड है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रोड का 50 है, कह रहे हैं ताकि फ्रिक्शन की जरूरत ना पड़े। तो बेटा फ्रिक्शन की जरूरत हम चाहते हैं ना पड़े, रेटेड स्पीड बोलते भी हम उसी को हैं, स्पीड फॉर विच फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, एंटायर सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स, है ना बेटा। तो बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अब यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल है और mg है, तो n cos थीटा ऊपर को आएगा, n sin थीटा सेंटर की तरफ आएगा। मैं पिछले पेपर में भी इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुका हूं,
तो n cos थीटा वेट को बैलेंस करेगा और n sin थीटा नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। n cos थीटा जो ऊपर को फोर्स था वो mg को बैलेंस करेगा और n sin थीटा नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। गुस्से में आके डिवाइड कर देंगे, tan थीटा विल बी v स्क्वायर ओवर rg, v विल बी अंडर रूट rg tan थीटा। तो वहां पर यही पूछा था कितनी स्पीड से भगाएं, तो बेटा v इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा, v इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। बेटा ये पर्टिकुलर जो आंसर आता है v इक्वल टू अंडर मतलब tan थीटा v स्क्वायर ओवर rg, क्या ये इसी में आता है और कहीं पर भी आता है? बिल्कुल, साइक्लिस्ट के केस में भी यही आंसर आता है, साइक्लिस्ट के केस में भी यही आंसर आता है। कितने एंगल पे बैंक करें, ओ सॉरी कितने एंगल पे वर्टिकल से टिल्ट करें बाइक को सो दैट सेफली टर्न हो पाए, सो दैट सेफली टर्न हो पाए। ठीक है बेटा, आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बेटा लेंस की पावर ना 10 डायोप्टर है, जब उसको एयर में रखा है, एयर में रखा है तो 10 डायोप्टर है, और बेटा कह रहे हैं पानी में रखेंगे उसको 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखेंगे तो पावर में क्या चेंज आ जाएगा? बेटा 1/f होता है म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या होता है बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला। बेटा ये क्या होता है? लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। पहले बेटा उसको हवा में रखा है, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? हाफ। अगले पार्ट में बेटा क्या है? अगले पार्ट में उसको मीडियम में डाल दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? 4/3, 3/2 अपॉन 4/3 माइनस 1। व्हाट विल आई गेट? 9/8 माइनस 1, 1/8। बेटा 3/2 अपॉन 4/3 माइनस 1, 1/8। तो दूसरे कंडीशन में पावर आ रही है 1/8 टाइम्स, है ना, ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। तो बेटा पहले वाले केस की 1/4, तो पहले वाले केस की पावर 10 कही है, तो दूसरे वाले केस की क्या हो गई? पानी में क्या हो जाएगी? 2.5। तो चेंज क्या आएगा बेटा? 7.5। चेंज क्या आएगा बेटा? 7.5 का चेंज आएगा, है ना। आंसर की में गलत दे रखा है इसका आंसर, है ना, सॉल्यूशन में थोड़ा सा एरर थी इस क्वेश्चन के। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बेटा ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन है बेटा, इसमें एक्चुअली गलत नहीं है, थोड़ा सा मिसिंग है और इसलिए सॉल्व नहीं किया जा सकता। बाई चांस इसका आंसर उसके अकॉर्डिंग दे दिया है। देखो पानी को ना उठाना है 5 किलोग्राम पर सेकंड उठाना है, 12 मीटर ग्राउंड के नीचे से 8 मीटर ऊपर फेंकना है, पंप की पावर क्या रिक्वायर्ड होगी? बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जब पंप पानी आपको पंप करके देता है तो बेटा यही थोड़ी ना होता खाली पंप पानी आपको जीरो वेलोसिटी पे थोड़ी ना प्रोवाइड करता, कुछ वेलोसिटी भी होती है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर तो मेरे को गिवन ही नहीं है, तो वेलोसिटी गिवन नहीं है तो मैं डायरेक्टली बता भी नहीं पाऊंगा, है ना। तो बेटा वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि जो वर्क डन पर यूनिट टाइम होगा दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ ऑल दी लॉसेस आर इग्नोर्ड। अगर सारे लॉसेस को इग्नोर कर दूं तब मैं बोलूंगा चेंज इन काइनेट, क्योंकि बेटा आवाज भी होगी दम 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 दम, है ना। क्योंकि अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, तब भी मैं ये कहूंगा कि 1 सेकंड में जो पंप वर्क करेगा वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा। तो बच्चों यहां पर बेटा मैं काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ रही है मैं कैसे बताऊं? मेरे को मालूम ही नहीं कितनी वेलोसिटी से आ रहा है। तो बेटा मैं यहां पर खाली और खाली, अगर ये हालांकि क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरा दिमाग में क्या क्लिक करेगा? 1 सेकंड में 5 किलोग्राम पानी को mgh वर्क करना है, 20 मीटर हाइट पे लेके आना है। अगर g को 10 ले लूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 1000। क्या बन जाएगा बेटा? 1000, है ना, ये वाला ऑप्शन। अगर 9.8 लूंगा तो 980, पर बेटा कुछ वेलोसिटी भी आएगी। तो अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन बोनस रहना चाहिए, गलत क्वेश्चन है ना, क्योंकि बेटा वेलोसिटी गिवन नहीं, वेलोसिटी भी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में बेटा पूछा है O पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। मैं इसका फिगर दिखा देता हूं। बेटा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी, इसके सेंटर पे। तो बेटा ये अगर ऐसा करंट कैरिंग लूप बन गया एक, तो यहां से फील्ड लाइंस बाहर को आएगी तो बाकी पूरी दुनिया से अंदर को जाएंगी। तो यहां पर किधर को होगी? अंदर को। तो बेटा यहां पर फील्ड किधर को होगी? बेटा अंदर को होगी, लेकिन तब तक जब तक थीटा पाई से छोटा है। क्यों बेटा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर थीटा पाई से बड़ा हो गया तो बेटा क्या होगा? ये लूप के अंदर आ गया पोर्शन, फिर O पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर बाहर को हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को हो जाएगी O पे अगर पाई से बड़ा। लेकिन अगर पाई से छोटा हुआ एंगल तो बेटा क्या होगा? तो ऐसे घूम रहा होगा, तो इससे फील्ड लाइंस बाहर आएंगे और बाकी पूरी दुनिया से अंदर जाएंगे, है ना। मैं ये कह सकता हूं इसके कारण अंदर को होंगी, इसके कारण बाहर को होगी फील्ड, पर ये पास में है इसकी फील्ड ज्यादा होगी। आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो नेट में अंदर को ही आएगी बेटा,
और बेटा मैं आपको कह रहा हूं कॉन्सेप्चुअली सोचो यार, डायरेक्टली सोचो बेटा, इससे फील्ड लाइंस यहां से बाहर को ही निकलेंगी तो यहां पे अंदर ही जाएंगे। तो ऑप्शन क्या है बेटा, इनवर्ड एज लॉन्ग थीटा इज लेस देन पाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पर ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको फट से करने आने चाहिए। कह रहे हैं दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, सेम मीन पोजीशन के अबाउट सेम लाइन पे a/2 पे मिलते हैं, तो बताना है फेज डिफरेंस क्या होगा। प्यारे बच्चों, a/2 पे मिलने का मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल करता है उसकी शेडो एसएचएम करती है, जो सर्कुलर मोशन पार्टिकल करता है उसकी शेडो एसएचएम करती है। तो अगर a/2 पे मिल रहे हैं तो π/6 पे होगा, तभी शेडो a/2 पे आएगी, a sin π/6, और दूसरा कहां पे होगा 5π/6 पे। तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, 5π/6 माइनस π/6 कितना हो जाएगा, 4π/6, दैट इज 2π/3, है ना। अगर यही मेरे को कहते a√3/2 पे मिल रहे हैं, तो a√3/2 पे मिल रहे हैं, तो मैं कहता कि भैया पहला होगा π/3 पे और दूसरा होगा पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3 पे। तो फेज डिफरेंस क्या आ जाता, π/3, है ना। तो बेटा उल्टा भी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं फेज डिफरेंस ये है, तो बताओ कहां पे मिलेंगे, तो कहां पे मिलेंगे, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है इस तरीके से बेटा, एक पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया है ना। 3 और 1 4, -1 और 3 2, एक पे 4 है एक पे 2 है। तो बेटा कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है प्यारे बच्चों, टोटल चार्ज अपॉन 2 आता है बाहर वाली साइड्स पे, 4 + 2/2 3 है ना, क्योंकि अंदर वाले चार्ज का सम तो 0 होता है, अंदर वाले चार्ज का सम तो 0 होता है, इक्वल अपोजिट होते हैं बेटा यहाँ पे चार्जेस। तो बेटा और जो लेफ्ट मोस्ट साइड की लेफ्ट प्लेट पे चार्ज होता है वही राइट मोस्ट साइड की राइट प्लेट पे चार्ज होता है। बेटा चार्ज ऑन द लेफ्ट मोस्ट प्लेट, चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट मोस्ट प्लेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट प्लेट है, और वही जो टोटल चार्ज होता है। तो बेटा अगर 6 टोटल चार्ज है तो 3 आ गया, है ना। 4 टोटल चार्ज था, 1 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे -1, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या होता है, Q/C। क्या होता है बेटा, Q/C। C गिवन है हाफ, C क्या गिवन है बेटा, हाफ, Q है 1, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q/C, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा Q/C। C है हाफ, ये है 1/2, क्या बन जाएगा बेटा 2 वोल्ट्स। और बेटा फिर कह रहे हैं हमने 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, तो बेटा वो पहले से फुली चार्ज है, पहले से 2 वोल्ट है, फुल्ली चार्ज है ना। मेरा कैमरा अगर मान लो मोबाइल फुली चार्ज है, बैटरी में अब मैंने लगा दिया चार्जर, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, है ना। तो बेटा कह रहे एनर्जी का रेशियो क्या आएगा पहले और कनेक्ट करने के बाद, बेटा 1:1, क्योंकि पहले से ही फुली चार्ज है, पहले से ही फुली चार्ज। नेक्स्ट बेटा ये देखो, ये एक सरफेस एरिया गिवन है 10j कैप, उसका एरिया वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, वो है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे हैं फ्लक्स कितना है, फ्लक्स होता है बेटा E.S। फ्लक्स क्या होता है बेटा E.S, E पता है S पता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा I.J 0 होता है, J.J 1, तो 40 आ जाएगा बेटा सिंपल। K.J भी क्या होता है बेटा 0 होता है। नेक्स्ट 18, ये काफी आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में K0 है जब फ्रीक्वेंसी न्यू है। मैं ये लिख के बताना चाहूंगा आपको, फ्रीक्वेंसी न्यू है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आ रही है वो K0 आ रही है, और K0 होगी कितनी, hν - phi। अब कह रहे फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो 2hν हो गई, या मैं कह सकता हूं hν प्लस hν - phi, और ये 3k0 है। तो इसका मतलब बेटा पता क्या हुआ, ये जो क्वांटिटी है ये 2k0 है, क्योंकि ये तो k0 है, तो k0 प्लस 2k0। अब कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी 3ν कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, hν k0 है, 2hν क्या हो गया 4k0, ये k0 प्लस 4k0 क्या हो जाएगा 5k0। समझने की कोशिश करें, मैं अगर लैंग्वेज में बताऊं तो लैंग्वेज ये रहेगी, परफेक्ट लैंग्वेज आपके सामने। जब when energy of photon is increased by hν, the maximum kinetic energy of photoelectrons increases by 2k0। कितने से बढ़ जाती है 2k0। on increasing energy further by
एच न्यू के मैक्स विल फर्दर इंक्रीज बाय 2k0 से और बढ़ जाएगा। बेटा सोचो ना, मेरी बात सुनो, ये एच न्यू है, फाइव की कटौती हुई, ये गवर्नमेंट ने टैक्स लिया है ना, या ये के मैक्स आ गया, एच न्यू माइनस 5 के मैक्स, टैक्स से नहीं, टैक्स से बोलूं तो 100 थी बेटा, है ना, और मान लो 30 गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, तो बेटा 70 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, मतलब 70 में घर लेके जाऊंगा पैसे, 200 कमाऊंगा तो कितने ले जाऊंगा 170, 100 एक्स्ट्रा कमाए 100 एक्स्ट्रा घर ले गया, तो बेटा एच न्यू माइनस 5 ये के मैक्स। मैं कह रहा हूं मान लो गवर्नमेंट 30 रुपीज कॉन्स्टेंट टैक्स लेती है, तो 100 पे 30 है, 200 पे भी 30 है, तो बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि अगर 100 पे भी 30 है और 200 पे भी 30 है, तो जब 100 से मेरी इनकम 200 होगी तो एक्चुअली मेरी जेब में भी 100 से ही बढ़ेगा। तो बेटा एच न्यू माइनस 5 था के मैक्स, अब 2 एच न्यू हो गया, कटौती वही आई है, जितना आपने एनर्जी बढ़ाई वही के मैक्स उतने से ही बढ़ेगा। तो बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, एच न्यू माइनस 5 है के मैक्स जो है के नॉट, अब जब 2 न्यू कर दिया तो एच न्यू प्लस 2 एच न्यू को एच न्यू प्लस एच न्यू माइनस 5 कर दिया, ये है के नॉट, तो बेटा ये क्या हो गया 2 के नॉट, है ना, तो बेटा जब 2 एच न्यू से एनर्जी बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4 के नॉट से एनर्जी बढ़ जाएगी, 5 के नॉट हो जाएगी टोटल में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बेटा एक बार सोर्स और सिंक के टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी बार है -200 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बस ये बात बताना चाह रहा हूं कि यहां पर आपको बस ध्यान में यही देना है कि जो एफिशिएंसी होती है बेटा वो 1 - T2/T1 होती है, 1 - T कोल्ड बाय T हॉट, तो मैं कह सकता हूं T हॉट माइनस T कोल्ड को डेल्टा T बाय T हॉट। अब बेटा डेल्टा T दोनों केस में सेम है, दोनों केस में डेल्टा T 200 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा η2/η1 क्या आ जाएगा T हॉट 1 अपॉन T हॉट 2, क्योंकि डेल्टा T बाय T हॉट है, T हॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेल्टा T दोनों के लिए सेम है। बच्चों समझ में आगे तो बेटा ये आ गया आपके पास फाइनली। पहले में जो मेरे को दे रखी थी वो दे रखा था मेरे को 200 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट वाले का टेम्परेचर, मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन आपको, और दूसरे वाले में हॉट का टेम्परेचर है 0, तो 273 केल्विन और 473 केल्विन हो गया बेटा, तो η2/η1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 473 अपॉन 273, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं बेटा, बस एफिशिएंसी होती है 1 - T2/T1, एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों 1 - T2/T1, ठीक है बेटा, या मैं कह सकता हूं डेल्टा T बाय T हॉट, है ना, तो बेटा डेल्टा T दोनों का सेम है इसलिए T हॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट बेटा यहां पर क्वेश्चन ये नहीं है, ये वैसे सोलेनॉइड है, ए और बी दो मटेरियल ना सोलेनॉइड के पास में रखे हैं, ए और बी दो मटेरियल सोलेनॉइड के पास में रखे हैं, सोलेनॉइड में फील्ड मैक्सिमम कहां होती है सेंटर पे होती है बेटा। अब बेटा Zn और Mn रखे हैं, ए का नाम Zn है, बी का नाम Mn क्या रखा है क्वेश्चन में बेटा, जिंक बेटा शक्ति विकर्मन फिकोनी कुजन सबसे आखिरी में आता है, पूरा भरा होता है, डी ऑर्बिटल पूरी भरी हुई है, सब पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक है, मैंगनीज पूरा नहीं भरा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो बेटा प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, पैरामैग्नेटिक किधर को जाएगा अट्रैक्ट होगा, सेंटर की तरफ जाएगा, डायमैग्नेटिक क्या होता है रिपेल होता है, डायमैग्नेटिक क्या होगा रिपेल होगा। जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागते हैं, डायमैग्नेटिक क्या करते हैं बेटा रिपेल करते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछिए यहां टेंशन कितनी होगी, तो प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल है, F = m1 + m2 + m3 × a, तो a क्या आ जाएगा F अपॉन m1 + m2 + m3, इन दोनों को सिस्टम ले लूं तो T = m1 + m2 × a की वैल्यू पुट करेंगे और टेंशन निकाल लेंगे। तो पहले आपने निकाल ली एक्सेलरेशन F अपॉन m1 + m2 + m3, बढ़िया सॉल्यूशन होगा, दूसरी बार आप ये यूज करें m1 + m2 × a, दूसरी बार क्या होगा टेंशन = m1 + m2 × a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 वही क्वेश्चन है, वॉल्यूम को 1/8 कर दिया एडियाबैटिकली, ये शराफत भरा क्वेश्चन है, उसमें आपको पहचानना था एडियाबैटिक को, ठीक है। तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट लगा के यहां पर भी वही 32 P1 वाला क्वेश्चन, प्रेशर जो हो जाएगा 32 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल प्रेशर का। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कंडक्टर है, उसके सेंटर से 3r/2 पे फील्ड है E, एक कंडक्टिंग स्फीयर उसके सेंटर से 3r/2 पे E है। बेटा सेंटर से 3r/2 पे मतलब कंडक्टर के बाहर हैं आप, और अगर सेंटर से r/2 पे कहेंगे तो कंडक्टर के अंदर है, क्योंकि कंडक्टर का रेडियस r है। कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में 0 होती है बच्चों,
है ना। तो अगर जीरो होती है इसका मतलब क्या होगा कि बेटा अंदर फील्ड जीरो आएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, जीरो। बेटा 3r/2 कंडक्टर के बाहर है, कंडक्टर स्फेरिकल है, उसके बाहर फील्ड ऐसी आती है पॉइंट चार्ज की तरह और अंदर आती है जीरो। तो r/2 क्या हो गया, कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या आएगी बेटा, जीरो। 24th क्वेश्चन, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है बच्चों। अब बेटा रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। मैं ब्लैक मार्कर ले लेता हूं। रोटेशनल और ट्रांसलेशन है, रोटेशनल और टोटल, रोटेशनल और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। आइए देखते हैं। वैसे मेरे पास डायरेक्टली सॉल्यूशन अवेलेबल है, काफी इजी क्वेश्चन है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ IC ओमेगा स्क्वायर, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr/2, हाफ mr/2 ओमेगा स्क्वायर। और टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज दिस पॉइंट, 3/2 mr स्क्वायर, mr²/2 प्लस mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से 3 टाइम्स हो गई, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। इसमें हाफ mr²/2 ओमेगा स्क्वायर, हाफ IC ओमेगा स्क्वायर, और इसमें हाफ 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मेरे को लग रहा है शायद आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और अगर बोर हो गए थोड़ा सा खड़े होइए, है ना, उठ के वापस से बैठ जाइए, लेकिन मेहनत करनी है, हमको आगे बढ़ना है। और बेटा समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखना है, पर छोड़ना नहीं है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन बेटा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन है। मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, लेकिन अगर मिलता है तो आपको क्या चीज मालूम होनी चाहिए बेटा। ग्रुप वेलोसिटी, जैसे मान लो स्टैंडिंग वेव में क्या होती है, 2 वेव मिलती है और स्टैंडिंग वेव बनती है लूप, पर वो लूप भागता नहीं, वहीं का वहीं, लूप वहीं का वहीं रहता है। अब अगर लूप भागता नहीं बच्चों, तो इसका मतलब जो एनवलप बोलते हैं ना वेव का, जो एनवलप बन रहा है ना, वो स्टेशनरी है। जो एनवलप की वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, जो कंपोनेंट्स की वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं फेज वेलोसिटी। जैसे स्टैंडिंग वेव में जो ग्रुप वेलोसिटी होगी बेटा वो जीरो हो जाएगी, है ना। लेकिन सोचो अगर बीट्स, उसमें क्या होता है, धुम धुम आवाज आ रही है, लेकिन वो साउंड की वेलोसिटी से हमारे पास आ रही है, तो वहां पर जो ग्रुप है, वहां पर जो धुम धुम बनती है वो साउंड की वेलोसिटी से आ रही है। तो बीट में जो फेज वेलोसिटी है और जो ग्रुप वेलोसिटी है दोनों सेम है, साउंड की वेलोसिटी है। स्टैंडिंग वेव में फेज वेलोसिटी तो वही ω/k है ना। साउंड वेव है तो √γ/T/m है, स्ट्रिंग वेव है तो √T/μ है। तो बेटा मैं बस आपको प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा हूं, जो फेज वेलोसिटी है वो कंपोनेंट वेव की वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी है एनवलप की। तो मैटर वेव में तो बेटा पूरा जो ग्रुप है, जितनी स्पीड से वो मैटर चल रहा है v स्पीड से, उतनी स्पीड से पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो चल रहा है। तो बेटा मैटर वेव में बेटा क्या होती है, इक्वल टू जो पार्टिकल की स्पीड है उसके, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गेट गिव्स लो आउटपुट एटलीस्ट व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज लो। बेटा एटलीस्ट एक इनपुट लो, मतलब एक जीरो हो तो भी जीरो मिले, लो का मतलब जीरो, एक जीरो हो तो भी जीरो मिले और 2 जीरो हो तो भी जीरो। ऐसा कब होता है, एंड में। ऐसा कब होता है, एंड में। 0 1 पे भी जीरो मिलता है, 1 0 पे भी जीरो मिलता है। जब दोनों ओपन होते हैं, दिस एंड दिस बोथ आर ओपन, तब 1 1 पे 1, बाकी सब में जीरो। तो कौन सा गेट हो गया, एंड गेट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये तो। बेटा ये क्वेश्चन है, बेटा एक रॉड है ब्रास की और एक है कॉपर की, मैं आपको दिखाता हूं। दोनों का के और ए सेम है, के सॉरी दोनों की लेंथ और एरिया सेम है, के और 4k है ना। तो बेटा मैं क्या कह सकता हूं, अब यहां पे जंक्शन टेम्परेचर पूछा है, तो बेटा कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों। बेटा जो हीट करंट इसमें होगा वही इसमें होगा, बिकॉज बोथ द रॉड्स आर इन सीरीज, बिकॉज बोथ द रॉड्स आर इन सीरीज। तो बेटा यहां पर हीट करंट क्या आएगा, KA डेल्टा T/L, KA 100 - T/L, और यहां पे क्या आएगा 4KA T-0/L, है ना। और यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, 5T = 80 आ गया, T आ जाएगा 16। और अगर सोचो इसको मैं अगर ओरली करना चाहूं तो मैं क्या पता क्या कहूंगा, रेजिस्टेंस होता है 1/K L/A, तो इसमें 1/4K है और इसमें 1/K, 4 टाइम्स हो गया रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर ड्रॉप रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में होता है, इसमें 4 टाइम्स होगा। तो टोटल अगर 80 है तो इसमें 18 होगा, सॉरी 16 होगा, इसमें 16 4 द 64। 80 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो बेटा, इसमें x होगा तो इसमें 4x होगा, टोटल 5x का ड्रॉप होने, 5x हो गया 80, तो x क्या हो गया 16, 16 5 = 80, तो 16 का ड्रॉप इसमें, ये 16 हो गया टेम्परेचर। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन है, पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव्स
एट अ पॉइंट ऑन दी स्क्रीन इज लैम्डा बाई 8। बेटा लैम्डा बाई 8 पाथ डिफरेंस है, और प्यारे बच्चों मेरे से क्या कह रहे हैं, मेरे से कह रहे हैं रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट एंड दैट एट दी सेंट्रल फ्रिंज। बेटा किसी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, आई इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 होती है अगर फेज डिफरेंस 5 हो, है ना। आई इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 होता है, ये हम जानते हैं। आई इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, तो आई बाय आई नॉट निकालूंगा तो कॉस स्क्वायर 5/2 आएगा, और वो क्या होगा 1 से छोटा ही होगा, वो क्या होगा 1 से छोटा ही होगा बच्चों। तो 1 से छोटा ऑप्शन बेटा मेरे पास कितने हैं, ये एक ही है बेटा। तो जो इसको सॉल्व करेगा वो पापी है पेपर में, घर पे आके सॉल्व जरूर करेंगे। तो बेटा अब फेज डिफरेंस था लैम्डा बाई 8, पाथ डिफरेंस था लैम्डा बाई 8, 2 पाई बाय लैम्डा, पाथ डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस आ गया पाई बाय 4, फेज डिफरेंस पाई बाय 4 आ गया। अब आपको कॉस स्क्वायर 5/2 निकालना है, वो क्या होता है 1 प्लस कॉस 5/2, है ना। आई बाय आई नॉट कैलकुलेट करना है, कॉस 5 बेटा क्या है पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 1/√2 प्लस 1/2। अब बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पर सिंपल बात बेटा क्या थी, आई बाय आई नॉट कैलकुलेट करना है। ये सॉल्यूशन आपके सामने, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन बेटा क्या होगा, बेस्ट सॉल्यूशन तो वही होगा कि जो डायरेक्टली बोल दे कि यार आंसर तो 1 से कम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो प्यारे बच्चों यहां पर मेरे से क्या कह रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ दिस पार्ट ऑफ ईएम वेव। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं पाया, ये रहा क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, वेवलेंथ पूछ रहे हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ वेव गिवन है बेटा, y या x या y जिसका भी पड़ोसी वो क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, y का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2 पाई, तो इसको 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर करेंगे और बहुत मुश्किल से आप लोग बड़ी भयानक कैलकुलेशन करके वेवलेंथ निकाल लेंगे, बड़ी भयानक कैलकुलेशन करके वेवलेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में क्या विजिबिलिटी पूछी है बेटा फ्रिंजेस की। ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं तो होगा क्या बेटा, विजिबिलिटी होती है आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। आई मैक्स क्या होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, आई मिन क्या होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर माइनस √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर क्या है 4 √I1I2 अपॉन ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2, जो कि ये बन जाएगा। अब I1 I2 का रेशियो बेटा 4:1 क्या रखा है, तो एक को 4 ले लो, एक को 1 ले लो, बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। आइए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। बेटा क्वेश्चन नंबर 31 बहुत सिंपल डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो अगर दोनों के दोनों पास आ रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन गिवन है बेटा, क्या आएगा, बस हवा चल रही है सोर्स की तरफ। तो बेटा जो साउंड है वो सोर्स की तरफ v से जाना चाहती है, लेकिन हवा vm से चल रही है इधर, तो साउंड की नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा v माइनस vm। तो बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है f डैश इक्वल टू f v v vo vs, है ना। vo ऊपर आता है, vs नीचे आता है, याद रखने का तरीका था lmnop qrst, o पहले आता है, s बाद में आता है, ठीक है बेटा। अब बेटा अगर v के बदले v माइनस vm आएगा, पहली बात v माइनस vm दो ऑप्शन में है। अब बेटा ऑब्जर्वर के पास आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इसलिए प्लस vo लगाते हैं, और सोर्स के पास आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इसलिए बेटा यहां पर डिनोमिनेटर में बेटा क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, माइनस लगाएंगे। तो बेटा प्लस vo तो एक ही ऑप्शन में है, आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, अगर पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाते तो क्या होता है, डिप्लीशन लेयर मोटी हो जाती है, पतली हो जाती है, ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं। और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो किधर को करते हैं। तो बेटा वैसे तो बेटा बिल्कुल सिंपल बात है, जो डिप्लीशन लेयर होती है बेटा वो पतली हो जाती है, बेटा ये सब लोग बड़े आराम से जानते हैं, है ना, डिप्लीट कर जाती है। और बेटा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है बेटा वो किधर को मूव करता है, वो मूव करता है इसकी तरफ, जंक्शन की तरफ। क्यों बेटा ऐसा कैसे कह सकता हूं मैं, ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि बेटा जो ये नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन जब इधर को जाएगा, डिप्लीशन लेयर की तरफ को जाएगा, इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उससे किधर को जा रहा है बेटा, उससे जा रहा है डिप्लीशन लेयर के पास में। और बेटा यहां पर जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर, तो होल्स इधर को जा रहे हैं, होल्स भी किधर को जा रहे हैं, डिप्लीशन लेयर की तरफ जा रहे हैं। होल्स भी किधर जा रहे हैं बेटा, डिप्लीशन लेयर की तरफ में ही जा रहे हैं। दैट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। शायद मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बेटा नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रिवाइंड करके देखना बार बार, है ना, कोशिश करना है, समझना है। बेटा यहां पर क्या है, एक्सेस प्रेशर जो है एक सोप बबल में दूसरे सोप बबल का डबल है, तो उसकी वॉल्यूम दूसरे सोप बबल की
कंपैरिजन में कितनी होगी, कितने टाइम्स होगी? एक्सेस प्रेशर होता है 40/R, एक्सेस प्रेशर होता है 40/R, R हाफ होगा तभी एक्सेस प्रेशर डबल होगा। तो अगर पहले वाले का रेडियस हाफ है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई R क्यूब, दूसरे वाले की वॉल्यूम R/2 क्यूब, 1/8 टाइम्स, 1/8 टाइम्स होगी वॉल्यूम। तो 1/8 तो 1 से कम होगा, एक ही ऑप्शन है। और अगर आपको कैलकुलेट करना भी है 1/8 तो बड़ा सिंपल है, 1/2 का क्यूब है, 0.5 का क्यूब है, 0.125 है। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वैसे मैं फिर से बताया तो एक्सेस प्रेशर बेटा डबल है पहले वाले में दूसरे वाले का। एक्सेस प्रेशर बेटा डबल का मतलब क्या होता है? एक्सेस प्रेशर डबल कब हो सकता है? 40/R होता है एक्सेस प्रेशर बबल में, ड्रॉप में होता है 2T/R। ड्रॉप में बेटा क्या होता है? 2T/R। तो बेटा एक्सेस प्रेशर बेटा क्या है? 40/R है। और बेटा पहले वाले में डबल है तो रेडियस हाफ होगा बेटा, तभी तो डबल आएगा बेटा, रेडियस हाफ होगा तभी तो डबल आएगा। और रेडियस हाफ है तो वॉल्यूम कितने टाइम्स है बेटा? 1/8 टाइम्स। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बेटा पता है क्या है बेटा? बहुत ही सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर क्या है बेटा? मिरर्स है जो कि 26 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़े हुए हैं। एक से ऑब्जेक्ट 9 पे है, दूसरे से 17 पे है। और कह रहे हैं जो इमेजेस की लोकेशन है वो क्या नहीं हो सकती है, पूछी गई है। बेटा ये 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछिए कौन सी पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो बेटा कैसे निकालते हैं? पहली इमेज कहां बनेगी? 9 पे। इसमें पहली इमेज कहां बनेगी? 17 पे। अब 17 तो इस मिरर से डिस्टेंस है, तो इससे अब इस इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया? अब ये जो इमेज बनी है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगी, इससे जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, और फिर इमेज बनेगी उसकी। अब वो कितने डिस्टेंस पे होगी? 26 + 17 दैट इज 43 पे बन जाएगी। और इस 9 वाले की इसमें कहां बनेगी? 9 + 26 क्या हो जाएगा बेटा? 35 पे उधर बन जाएगी। इस तरीके से आप लोग करते थे। 9 की इमेज कहां बन जाएगी? 35 पे + 26 करते चलते थे। तो यहां पर कह रहा है 9, 43, 61, 69 मिसिंग आ रहा है। तो पूछ रहे कौन सा नहीं होगा? तो बेटा कौन सा नहीं होगा? 69 वाला 69 पे नहीं बनेगी। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है 2 माइक्रो कूलम चार्ज है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड पुश कर रही है। जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है बेटा? पुश करके लेके जा रही है। और किधर को लेके जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड पुश करके? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रही है ए से बी पे, पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पे लेके जा रही है। तो बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी पे लेके जा रही है पॉजिटिव चार्ज को, तो बेटा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है। हमको बड़े अच्छे से ये बात मालूम होती है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो यहां पे पॉजिटिव, बेटा यहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या यहां पे? डेफिनेटली पास में ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को? इधर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है। तो बेटा पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और बेटा जो वर्क डन होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? Q डेल्टा V। वन चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल डिफरेंस है, वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल। तो बेटा वर्क कितना करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड? जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतना ही वर्क करेगी। बेटा अभी मैं घर से आया हूं 4 परोठे खा के, है ना, मैं लेके आया हूं एक परोठे में थी 100 जूल की एनर्जी, 400 जूल एनर्जी लेके आया। जब घर गया तो 200 बची, तो 200 मेरे को लेक्चर रिकॉर्ड करने में क्या हुई? खर्च हो गई। तो जो एनर्जी का डिक्रीज आया वही मैंने वर्क किया, जो एनर्जी का डिक्रीज। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो प्यारे बच्चों जब ए से बी पे जाएगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो इधर जाते हुए क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। पूछा है ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का? ए का। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वन चार्ज पे वर्क होता है, तो क्यू पे वर्क क्या होगा? Q डेल्टा V। और जो वर्क है वो आपको क्या दे रखा है बेटा? 50 × 10⁻⁶ और चार्ज है 2 × 10⁻⁶। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा? 25। क्या आ जाएगा बेटा? 25। मेरे को लग रहा है शायद मैं आपको समझा पाया। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? अगले क्वेश्चन देखो, इस वाले में 25 वोल्ट था और ए का पोटेंशियल ज्यादा था। इसमें बेटा पता क्या है? एक प्लैनेट है, ये बेटा बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। एरियल वेलोसिटी पूछिए एल की और एम की टर्म्स में, बेटा एंगुलर मोमेंटम अपॉन ट्वाइस ऑफ मास होती है ना बेटा। ये क्वेश्चन है। यहां पर बस जे से एंगुलर मोमेंटम को कह रखा है, हम L/2m बोलते थे, ये J/2m कहलवाएंगे अब हमसे। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एरियल वेलोसिटी कितनी आएगी, है ना। तो बेटा कैसे निकालते थे एरियल वेलोसिटी? बेटा अगर ए और बी दो वेक्टर होते हैं तो पैरेललोग्राम जो उनको ज्वाइन करके बनता है उसका एरिया होता है A × B। तो ट्राइंगल का होगा ½ A × B।
नहीं याद आया? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनको ज्वाइन करके जो पैरेललोग्राम बनता है एरिया होता है ए क्रॉस बी, ए इंटू बी साइन थीटा, बेस इंटू हाइट, ठीक है, ए बी साइन थीटा। तो बेटा ट्राइंगल का एरिया, इसका एरिया क्या निकल के आएगा बेटा? हाफ आर क्रॉस डी एस, है ना। तो dt टाइम में पोजीशन वेक्टर कितना एरिया स्वीप करेगा? हाफ आर क्रॉस डी एस। तो ये बेटा क्या बन जाएगा? dt टाइम में डीए एरिया स्वीप हो, एरियल वेलोसिटी क्या होती है? डीए बाई dt, तो हाफ आर क्रॉस ds बाई dt, तो हाफ आर क्रॉस v, और एरियल वेलोसिटी आ गई यहां से हाफ आर क्रॉस v। एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस mv, तो आर क्रॉस v की वैल्यू क्या आ जाएगी? l बाय m, तो क्या बन जाएगा? l बाय 2m। तो एरियल वेलोसिटी होती है बेटा l बाय 2m। क्या होती है बेटा? l बाय 2m, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बेटा मतलब कक्षा 10 का बच्चा भी कर लेगा बेटा। 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है, कह रहे हैं एक न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर फिजन में, और कितने फिजन्स चाहिए होंगे 1 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए? तो प्यारे बच्चों 1 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए पर सेकंड 1000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितने फिजन चाहिए होंगे? तो बच्चों एक फिजन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है बेटा? 200 MeV, ठीक है बेटा। 200 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 200 MeV, 200 मेगा, मेगा का ये 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया। एक फिजन से इतनी एनर्जी, तो n से मान लो n फिजन हो तो n से इतनी एनर्जी रिलीज होगी, और चाहते हैं 1000 हो तो यहां से n निकालना है। कैलकुलेशन बिल्कुल बचकानी कैलकुलेशंस हैं बेटा। ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर -13 बन गया, और ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर -13 जब बन गया तो उधर जाएगा, तो 10 की पावर 16 अपॉन 320, इसको 1000 इंटू 10 की पावर 13 कह दीजिए। 1000 अपॉन 320 3 टाइप का बन जाएगा, इंटू 10 की पावर 13। अगर 10 की पावर देखें तो भी एक ही ऑप्शन में आ रही है, 10 की पावर 13। कौन से ऑप्शन में आ रही है बेटा? 4th ऑप्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की एक बार आप रीडिंग लीजिए जरा फटाफट से। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या कह रहा है? ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है आपके सामने। पावर फैक्टर पूछा है। पावर फैक्टर होता है R बाय Z, cos फाई होता है बेटा पावर फैक्टर। बेटा एवरेज पावर डिसिपेटेड होती है VRMS IRMS cos फाई, है ना बेटा। पावर फैक्टर होता है R बाय Z। और बेटा ये इतने शरीफ लोग हैं हमारे सामने कि इन्होंने मेरे को R भी दे दिया है, XL भी दे दिया है, XC भी दे दिया है। Z क्या होता है? √R² प्लस XL माइनस XC²। Z क्या होता है बेटा? √R² प्लस XL माइनस XC², है ना बेटा। तो बेटा R मेरे को मालूम है 8 है, XL मेरे को मालूम है 31 है, ये 25। 31 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 6। 6² प्लस 8², 10² का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 10। 8 बाय 10 क्या आ जाएगा? 0.8, है ना। तो ये आ गया पावर फैक्टर। इस वाले क्वेश्चन में 39th, ये बहुत भयानक क्वेश्चन है हमारे सामने। V वोल्ट की बैटरी है, कह रहे हैं AB वायर में करंट किधर होगा? ऊपर को या नीचे को? B से A होगा या A से B होगा? तो प्यारे बच्चों यहां पर मेरे को कैसे करना होगा? मेरे को मान लेना होगा, मान लो इधर 0 वोल्ट था, इधर V वोल्ट। AB वाली वायर को पहले निकाल दो। अब देख लो किधर पोटेंशियल ज्यादा है। तार लगाओगे तो किधर जाता है करंट? हायर से लोअर पोटेंशियल। कहां जाता है बेटा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है करंट बच्चों। तो बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, ये भी चारों में, ये भी चारों में, तो दोनों में ड्रॉप क्या आएगा? बराबर बराबर। तो बेटा यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? V/2। क्या हो जाएगा बेटा यहां का पोटेंशियल? V/2, है ना। और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा बेटा? बेटा V का ड्रॉप आना है तो बेटा V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V/4 हो जाएगा करंट। डेल्टा V इक्वल टू IR लगा रहा हूं इसके लिए। VB-0 इज इक्वल टू IR। I क्या हो जाएगा? V/4 इंटू R, और R क्या है? 3। यहां से VB आ गया 3V/4, और यहां पे V/2, क्योंकि दोनों में ड्रॉप बराबर बराबर आना है। V का टोटल ड्रॉप है और दोनों में बराबर है। V का टोटल ड्रॉप है, दोनों में बराबर है, तो V/2 का ड्रॉप आएगा। यहां का पोटेंशियल V/2, यहां का 3V/4, इसका ज्यादा इसका कम। करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम B to A, दैट इज फ्रॉम B to A। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा यहाँ पे? D, फ्लो फ्रॉम B to A। ये बहुत भयानक क्वेश्चन आपके सामने। यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। तो बेटा अगर डिक्रीज हो रही है तो बेटा EMF कैसा इंड्यूस होगा? ऐसा। घट रहा है तो घटने नहीं देगा, सपोर्ट करेगा, और बढ़ रहा होता तो बढ़ने नहीं देगा, अपोज करेगा। तो यहां क्या करेगा? सपोर्ट। तो ऐसा EMF जनरेट होगा, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो यहां पॉजिटिव चार्ज है तो 4 की तरफ भागेगा। पूछे किधर को भागेगा? बेटा
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर विच फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, घट रहा है तो लेंज लॉ से निकाल लेंगे, सपोर्ट करेगा 4 की तरफ। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रही है तो चार्ज पार्टिकल 4 की तरफ भागेगा। किधर भागेगा बेटा, 4 की तरफ। अब बेटा आ गए हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। एक्चुअली में तो ये गलत क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे करेंगे। तो बच्चों कैसे करेंगे बेटा ये क्वेश्चन। यहां पर बेटा पता क्या है, यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें पता क्या कह रखा है, 100 वॉट का एक बल्ब है ना, और 200 वोल्ट पे वर्क कर रहा है। बेटा ये कहना चाहिए दिस इज स्पेसिफाइड वोल्टेज। बेटा एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक पावर मिलती है। अगर 200 वॉट का बल्ब है तो ये उसकी स्पेसिफाइड वोल्टेज है, लेकिन ये कह रहे वर्किंग ऑन 200 वोल्ट। बेटा अगर उसको मैंने 200 वोल्ट पे लगा दिया, इससे ये नहीं पता लगता ये स्पेसिफाइड वोल्टेज है, इस वोल्टेज पे ये पावर मिलती है। पर कहना ये यही चाह रहे हैं, 200 वॉट का बल्ब है, वर्किंग ऑन 100 वोल्ट, कहना चाहिए दिस इज दी स्पेसिफाइड वोल्टेज, है ना। मतलब होता क्या, दो चीजें होती, एक होती है स्पेसिफाइड वोल्टेज और एक होती है स्पेसिफाइड वॉटेज। तो स्पेसिफाइड वोल्टेज पे वो वॉटेज मिलती है। लिखा होता है 220 वोल्ट 100 वॉट, 220 वोल्ट पे 100 वॉट मिलेगा। 110 पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, आपने वोल्टेज हाफ पे लगा दिया, वोल्टेज अगर हाफ कर दी तो V स्क्वायर ओवर R से बेटा जो पावर होगी वो 1/4 हो जाएगी। तो 100 वॉट का बल्ब 25 वॉट देगा। 100 वॉट का बल्ब कितना देगा बेटा, 25 वॉट। कितना देगा बेटा, 25 वॉट, है ना बच्चों। अब बेटा देखो ये बल्ब है, स्पेसिफाइड वोल्टेज ये है, ये बल्ब है जिसकी स्पेसिफाइड वोल्टेज ये है। तो बेटा मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं, यहां पर पूछा है मैक्सिमम करंट किस रेशियो में आएगा और मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मैक्सिमम करंट का रेशियो क्या क्या होगा। तो बेटा दो चीजें लगनी है, एक पावर V स्क्वायर ओवर R, है ना, वहां से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और एक पावर VI, है ना, तो वहां से करंट निकाल लेंगे। ऐसे पहले पावर V स्क्वायर ओवर R लगाया, R आ गया V स्क्वायर ओवर P। तो बेटा पहले वाले की 200 वोल्ट पे 100 वॉट आती थी, तो 200 का स्क्वायर बाय 100, यहाँ पे 400 ओम आ गया पहले का रेजिस्टेंस। और दूसरा 100 वोल्ट पे 200 वॉट देता था, तो V स्क्वायर ओवर P से उसका भी रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टेंस आ गया 400 और 50। और बेटा करंट का रेशियो क्या आएगा, P इक्वल टू VI, तो I क्या हो जाएगा बेटा, P बाय V। अब पावर मेरे को गिवन है वोल्ट, बेटा कितने वोल्टेज पे पावर आती है वो भी पता है, तो P बाय V कैलकुलेट कर लेंगे, वो हाफ और 2R है। P बाय V कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद देखिए, यहाँ पे हाफ आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो बेटा करंट बेटा क्या कह रहे हैं, हाफ और 2, तो रेशियो क्या हो जाएगा मैक्सिमम करंट का, हाफ इज टू 2 क्या हो जाएगा 1/4। क्या हो गया बेटा 1/4। इसके बाद बेटा ये ना इंजेक्शन वाला क्वेश्चन है, इंजेक्शन को दबा रहे, रेंज पूछिए कितनी आएगी। बेटा देखो ये मैं आपको दिखाता हूं, ये क्वेश्चन है, ये फिगर है इसका, है ना, थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर बेटा पता है क्या है, थोड़ा छोटा करके दिखा दे रहा हूं एक बार। यहां से ये एक एरिया है और ये पतला एरिया है ना। अब बेटा मेरे को पता है क्या क्या रखा है, यहां पर जो वेलोसिटी है पिस्टन की वो 1/4 मीटर पर सेकेंड है। मैं क्वेश्चन अब डायरेक्टली आपको समझाता हूं। मोटे वाली जगह पे जो वेलोसिटी है दैट इज 1/4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1/4 मीटर पर सेकेंड मोटी वाली जगह पे वेलोसिटी है। बेटा यहां का जो एरिया है ना, ये जो रेडियस है इससे 1/4 है यहाँ का रेडियस, रेडियस 1/4 होने से एरिया क्या हो जाएगा 1/16 टाइम्स। एरिया 1/16 टाइम्स होने से जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 16 टाइम्स हो जाएगी। एरिया 1/16 टाइम्स हो गया तो वेलोसिटी 16 टाइम्स हो गई। तो बेटा 1/4 का 16 टाइम्स क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई। ठीक है बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, 1/4 मीटर पर सेकेंड से पिस्टन जा रहा है ना, और आगे जो पतला वाला छेद है उसका रेडियस 1/4 है, तो एरिया 1/16 हो गया। एवी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है A1V1 इक्वल टू A2V2। अगर एरिया जो हो गया 1/16 टाइम्स हो गया तो वेलोसिटी 16 टाइम्स दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। नीचे गिरने में टाइम क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को √2h/g, h है 1.25, तो 2.5/10 क्या हो जाएगा 1/4 का √12 0.5, और रेंज क्या है V इंटू टी, 2 मीटर। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी। इसके बाद बेटा ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। बेटा कह रहे हैं GHC को आप मान लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, और टाइम का डायमेंशन बताइए GHC की टर्म्स में। तो बेटा अगर GHC फंडामेंटल क्वांटिटीज है, देखो बेटा ये एरो क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी बता रहा है, सॉल्यूशन इधर है, आ गया। ठीक है बेटा, थोड़ी देर हंस सकते हैं आप लोग, है ना।
तो बेटा GHC, पहले तो G का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, GM1M2 बाय R²F, ये MLT-2 है, ये M² है, ये R² है, M-1L3T-2, ये आ गया G का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इसके बाद H का निकालना है। H का क्या आ जाएगा बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला, H का डायमेंशनल फॉर्मूला E = HNu से निकाल लेंगे फ्री, मतलब H का क्या आ जाएगा, E होता है Ml2T-2 और ये T-1, Ml2T-1, और C का तो बच्चे को पता होता है। अब ये कैलकुलेशन है, अब कैसे बताएंगे, ABC क्या है, ये ऑप्शन है टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो इधर टाइम को लिख दो M0L0T1, G का हो गया था M-1L3T-2, और उसके बाद था किसका H का Ml2T-1, वेलोसिटी LT-1। सबसे पहले वो क्वांटिटी लो जो कम में है ना, मास इन दोनों में -A + B, तो -A + B क्या हो जाएगा 0, तो A और B बराबर होने चाहिए। अब बेटा बराबर किस किस ऑप्शन में देखिए, A और B बराबर फर्स्ट में है और थर्ड में है, और किसी में, अच्छा ये फोर्थ में भी बराबर है, 3 में बराबर, A B 3 में बराबर है, 1 3 4, तो 3 ऑप्शन में बराबर है। अब इसके बाद लेकिन तीनों में हाफ और हाफ, तीनों में जो वैल्यू है ऑप्शन में वो हाफ और हाफ ही है ना बेटा। तो बेटा अब इसके बाद क्या करें, लेंथ की पावर देखें, लेंथ की पावर क्या आ रही है इधर 0, और इधर क्या आ रही है 3A + 2B + C, यहां पे C बाई चांस मिसिंग है, तो +C, तो 3A + 2B, और जो C की पावर में आना है, मान लो वो C आना है, या उसको P नाम दे दिए क्योंकि C यहां पर भी था ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी C था, तो इसलिए उसका पावर मैंने P मान ली यहां पे, है ना। यहाँ पे P बाई चांस मिसिंग है, शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। तो जैसे मैंने माना G की पावर A, H की पावर B और C की पावर P, है ना, तो लेंथ की पावर बेटा क्या बन गया 3A + 2B, पर A और B तो मेरे को जहां पर बराबर दिए, तीनों में हाफ दिए, तो हाफ पुट करो, तो यहाँ पे हाफ 5/2 का नेगेटिव, P क्या आ जाएगा -5/2, कौन सा ऑप्शन है ये, तीसरी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे को बोर्ड का पेपर नहीं कि सॉल्व करना है, मेरे को देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। तो 2 इक्वेशन से काम बन गया, तो तीसरी इक्वेशन को रहने दो, है ना। इसके बाद आ गए बेटा लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग, सॉरी सेकंड लास्ट पे, 44th क्वेश्चन। CV गिवन है, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा रहे हैं। मेरे से पूछा गया बच्चों कि बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV ΔT, NB1 है, ΔTB1 है, तो बेटा ΔU क्या आ जाएगा CV, ΔU क्या आ जाएगा CV। बेटा ΔU इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, ऑलवेज NCV ΔT। आखिरी क्वेश्चन बेटा, लेमिना स्क्वायर लेमिना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में, कह रहे हैं जो परपेंडिकुलर है सेंटर से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 है, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, और पूछा गया है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, एज के अबाउट पूछा, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बेटा सेंटर से जो एक्सिस पास करेगी उसी प्लेन में, उसके अबाउट तो ml²/12, क्यों, ये खूब सारी रॉड्स हो गई, एक रॉड का dml²/12 इंटीग्रेट करेंगे ml²/12। दूसरा इसके अबाउट क्या हो जाएगा, Ix + Iy = Iz, Ix Iy बराबर होंगे सिमेट्रिक है, जितना इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही इसके अबाउट, तो इस ml²/12 + ml²/12 ml²/6, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 20 गिवन है, पूछा है इसके अबाउट। हर एक रॉड का dml²/3 इंटीग्रेट कर देंगे ml²/3, तो ml²/6 गिवन है और ml²/3 पूछा है, डबल नहीं आया समझ में, आगे। थैंक यू। नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट पेपर में आपको सॉल्यूशन जो होगा, जैसे ही आपका पेपर एंड होगा आप तुरंत सॉल्यूशन देख पाएंगे, पहले से ही अपलोडेड होगा, शेड्यूल्ड टाइमिंग लगा होगा जब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगली बार से टाइम पे अवेलेबल होगा, आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें, बढ़िया आपका रिजल्ट आए। ऑल दी बेस्ट।